वेलकम टू जॉन अकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं NIOS हिस्ट्री कोड 315। चैप्टर का नाम है 750 से 1200 ईस्वी के मध्य भारतीय परिदृश्य। ये चैप्टर 8 है, क्लास 12th के लिए है। NIOS का ये चैप्टर है जिसका कोड है 315। फर्स्ट पार्ट को हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। आप सेकंड पार्ट के लिए वीडियो देखें जो कि यहाँ से स्टार्ट है। पहले हमने सभा तथा उर तक पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सामाजिक आर्थिक परिवर्तन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मेन टॉपिक है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको ज़रूर पढ़ें। तो स्टार्ट करते हैं। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन समझा जाता है कि ज्यों ज्यों भूदान में वृद्धि हुई, कृषि के दायरे में नए क्षेत्र भी आने लगे। जब भूदान में वृद्धि, भूदान का मतलब भूमि को जब दान में दिया जाने लग गया जैसे जैसे, तो कृषि के दायरे में भी नए क्षेत्र भी आने लग गए। इसने स्थानीय नागरिकों को शिकार करना त्यागने तथा कृषि को अपनाने को प्रेरित किया। तो इसने क्या करा, स्थानीय नागरिक जो वहां पर रहते थे उनको शिकार करने या शिकार करना त्यागने, उन्होंने बोला कि शिकार को त्याग दो, शिकार मत करना। और क्या बोला, शिकार को तो त्याग दो, अब से शिकार मत करना, बल्कि क्या करा जाए, कृषि करे करो। तो कृषि को अपनाने को प्रेरित किया। वे कृषक के रूप में सामने आए, यानी कि वो किसान के रूप में क्या है, सामने आए नागरिक, तथा समाज में शूद्र के रूप में स्थापित हो गए। शूद्र पता है आपको, नीची जाति के होते हैं, तो शूद्र के रूप में स्थापित हो गए। वास्तव में भूदान की परंपरा ने विभिन्न आंतरिक प्रांतों में ब्राह्मणों के स्थान परिवर्तन तथा प्रवास को जन्म दिया। जो भूदान की जो परंपरा चली, भूमि को दान में देने की परंपरा जो चली, उससे क्या हुआ, विभिन्न आंतरिक प्रांतों में क्या हुआ, ब्राह्मणों के स्थान परिवर्तन तथा प्रवास को जन्म दिया। कि बहुत से जगह पे ब्राह्मणों का स्थान परिवर्तन होने लग गया, पंडितों का, जहाँ वे अपनी ब्राह्मणवादी संस्कृति को पल्लवित और पोषित कर सके। जहाँ पर वो ब्राह्मण अपने अपने जो ब्राह्मणवादी जो संस्कृति है उनकी, उसको फैलाने लग गए। भूदान ने कायस्थों की संख्या में वृद्धि की। भूदान से क्या हुआ, भूमि के दान के द्वारा क्या हुआ कि कायस्थों की संख्या में वृद्धि होने लग गई। कायस्थ मूलतः लिपिक थे। कौन थे कायस्थ? लिपिक थे, तथा भूदान के लेख पत्रों के लेखन में दक्ष थे। लिपिक कौन होता है? जो लेखा जोखा लिखता है, यानी कि जो भी उसकी डिटेल लिखता है या उसके बारे में लिखता है, किसी चीज़ के बारे में, कि कितनी भूमि दी गई, कितनी भूमि किसको दी गई, मतलब जो भी उसके बारे में डिटेल होती है वो लिपिक लिखता है। लिपिक का मतलब जो उनकी डिटेल रख रहा था, लेखा जोखा लिख रहा था भूदान के बारे में। तो स्वाभाविक रूप से ज्यों ज्यों भूदान में वृद्धि हुई, जैसे जैसे भूदान में भूमि को देने में वृद्धि हुई, कायस्थों के महत्व में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई। तो कायस्थों के महत्व में वृद्धि हुई क्योंकि कायस्थ क्या बन गए थे, अब लिपिक बन गए थे। भूमि का लेना देना, खरीदना बेचना किसके हाथ में आ गया था, अब कायस्थों के हाथ में। किंतु इस युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता नए राजपूत वर्ग का उदय रहा। पर इस युग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या रही, नए राजपूत वर्ग का उदय होने लग गया। और राजपूत वर्ग कौन कौन से थे? जैसे चौहान आ गए, परमार आ गए तथा चंदेल आ गए। तो ये कौन से वर्ग थे? राजपूत वर्ग। बहुत से इतिहासकारों के अनुसार वे विभिन्न विदेशी शासकों जैसे शक, हूण तथा कुषाण इत्यादि के वंशज थे। बहुत से इतिहासकार ये मानते हैं कि जो ये चौहान, परमार, चंदेल है वो किस में से निकले हैं? शक, हूण और कुषाण में से निकले हैं, यानी कि उनके वंशज है। जो इतिहास में भिन्न युगों में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भारत में आए थे। जो कि इतिहास में क्या होता है, भिन्न युगों से उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से भारत में आए। धीरे धीरे ये व्यक्ति राजस्थान के निवासी हो गए। बाद में ये जो लोग थे, चौहान, परमार, चंदेल, कहाँ के निवासी हो गए? राजस्थान के निवासी हो गए। तो ये परिवर्तन आया, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन। फिर एक टॉपिक आता है नागर शैली क्या थी, या नागर शैली क्या है। तो आपको लिखना है, नागर शैली की प्रमुख विशेषता विशाल मंदिरों का निर्माण था। तो नागर शैली में क्या हुआ, विशाल मंदिरों का निर्माण किया जाने लग गया। इस शैली में निर्मित मंदिर उत्तर भारत के विस्तृत भूभाग में फैले हैं। इस शैली में जो बने हुए जो मंदिर है, कहाँ फैले हुए हैं? उत्तर भारत के विस्तृत भूभाग में देखने को मिलते हैं आपको। विशेषकर मध्य भारत में मिलेंगे आपको ये देखने को,
उड़ीसा में और गुजरात में। इस शैली के प्रमुख मंदिरों में कौन है? प्रमुख मंदिरों में भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर। आपको याद रखना है नागर शैली के प्रमुख मंदिर कौन से हैं? भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर भी। फिर क्वेश्चन ये भी आता है द्रविड़ शैली क्या है या इसके बारे में बताना है आपको। तो दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली विकसित हुई। ये कहां हुई थी? ये तो आपने मध्य भारत, उड़ीसा, गुजरात में, और ये जो द्रविड़ शैली कहां थी? दक्षिण से। तो आपको याद रख लेना है द्रविड़ है तो दक्षिण है, तो दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली विकसित हुई। इस शैली की प्रमुख विशेषताएं थी गर्भगृह, विमान, मंडप, गोपुरम का निर्माण। तो इसकी आपको विशेषता याद रखनी है कि गर्भगृह, विमान, मंडप, गोपुरम का निर्माण द्रविड़ शैली की विशेषता है। गर्भगृह से तात्पर्य था मुख्य देव का अंतर्निवास स्थल। आपको याद रखना है गर्भगृह से तात्पर्य क्या था? मुख्य देव का अंतर्निवास स्थल। गर्भगृह के ऊपर बनी इमारतों को विमान कहा गया। जो ऊपर बनी हुई इमारतें थी गर्भगृह के, उसको क्या बोला गया? विमान कहा गया। मंडप अंकित स्थलों का विशाल भवन जो गर्भगृह के सामने स्थित होता था, मंडप अंकित स्तंभों का विशाल भवन कहाँ स्थित होता था? गर्भगृह के सामने। मंदिर क्षेत्रों के चारों और बने भव्य बड़े दरवाजों को गोपुरम कहा गया। अब कई बार ये भी आ जाता है कि गोपुरम किसे कहा जाता था? तो मंदिर क्षेत्र के चारों ओर बने भव्य बड़े दरवाजों को गोपुरम कहा जाता था। लास्ट है वैसर शैली। तो वैसर मंदिर मिश्र पद्धति का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये चालुक्य शासकों के संरक्षण में निर्मित हुए। जो वैसर मंदिर है मिश्र पद्धति का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये चालुक्य शासकों के संरक्षण में निर्मित हुए। किसके संरक्षण में निर्मित हुए? चालुक्य शासकों के। तथा बादामी जो कि कर्नाटक में अभी के निकट पट्टकल में पाए गए। कहाँ पाए गए? कर्नाटक के बादामी में, पट्टकल में। मूर्ति निर्माण के क्षेत्र में भी इस काल ने नई ऊंचाइयों को छुआ। जब मूर्तियों का निर्माण हो रहा था तो इस काल ने नई ऊंचाइयों को छुआ, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी, बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियों को बनाया गया वैसर शैली में। चौल कलाकारों द्वारा तांबे की बनी नटराज की मूर्ति इस युग की अनमोल देन है। जैसा आपने देखा होगा नटराज की मूर्ति आपने जरूर देखी होगी या आप सर्च करके देख सकते हैं कि चौल कलाकारों द्वारा तांबे की बनी नटराज की मूर्ति इस युग की क्या है? बहुत ही अनमोल मूर्ति के रूप में मानी जाती है। तो ये था वैसर शैली के बारे में। और ये हमारा चैप्टर जो है अब कंप्लीट होते ही हमारी सेकंड वीडियो। और वीडियो के लिए, फुल वीडियो के लिए प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। और NIOS के किसी भी सब्जेक्ट की फुल वीडियो के लिए जिससे आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और लाएंगे, इसके लिए शाहुल जॉन के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।